हाय एवरीवन। आज हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि वो आपके जो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस या फिर कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपके काम आएगा। तो हमने सबसे पहले इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया। अब इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या है हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम उसका बेसिक समझेंगे आज। इकोनॉमिक्स का मतलब है ये समझना कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जितने भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या, कोई भी चीज लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे यूज करती है वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और उन्हें इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो एलोकेशन है, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग रीजन के वेल्थ और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको, उसके बीच में जो फर्क है वो पता चलता है इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी जो है आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है, इसका इकोनॉमिक्स का मतलब ही है कि जो भी हमारी जो सोसाइटी है, उसके पास हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं। इस अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे विथ लिमिटेड गुड्स एंड रिसोर्सेज। जितने भी गुड्स एंड रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी गुड्स हैं वो लिमिटेड अवेलेबल है। इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो फुलफिल हो सके। और उन तरीके को, उन जो लिमिटेड जो हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, इनको हम किस वैल्यूएबल तरीके से यूज करें। सिर्फ यूज करने से मतलब नहीं है, हमें उनको वैल्यूएबल तरीके से यूज करना होगा, ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसका एलोकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग दुनिया, मतलब अभी हम एग्जांपल लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि अलग अलग दुनिया के लिविंग स्टैंडर्ड को ये बताता है कि एक कंट्री अपने लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज को, अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हर बंदे की लिमिट के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही है, एक घर की लिमिटेड बजट ही है, एक घर में एक लिमिटेड बजट ही चलता है। उस बजट में हम अपने घर की सारी चीजें को कैसे फुलफिल करें, हम अपने घर की सारी वांट्स को कैसे फुलफिल करें कि हमारे जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, वो पूरी की जा सके। अगर हम एग्जाम्पल लें अफ्रीका का, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लें हम जापान का। अगर हम इन दोनों को, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन दोनों की जो जगह है उनमें डिफरेंस देखें, तो हमें समझ में आता है कि अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा कोल है। क्या है, उनके पास बहुत ज्यादा कोल है। आयरन भी बहुत ज्यादा है अफ्रीका के पास। तो इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, काफी नेचुरल रिसोर्सेज है। और जापान की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, मतलब जापान में बहुत कम कोल है, मतलब आपको नहीं मिलेगा कोल वहां पर। कोल है ही नहीं वहां पर, आयरन है ही नहीं वहां पर। लेकिन अगर आप उनकी डेवलपमेंट को देखेंगे तो डेवलपमेंट यहाँ पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अफ्रीका। अफ्रीका में पॉवर्टी है। क्यों है पॉवर्टी? इनके पास बहुत सारा आयरन है, ये बहुत ज्यादा कोल है। ये अपने लिमिटेड, ये अपने जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अफ्रीका के पास कोल एंड आयरन है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल है, आयरन है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पॉवर्टी ज्यादा है। और जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम काफी है, डेवलपमेंट ज्यादा है वहां पर। ये फर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज, जैसे कि जापान, जापान जो है इस बात पर डिपेंड करता है, या फिर कोई भी जो पर कैपिटा इनकम काफी है, ये फर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, कोल नहीं है वहां पर, आयरन नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से, कितने अच्छे से लैंड को, लेबर को, कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का वेलफेयर जो है ज्यादा हो पा रहा है और यहाँ पे लोगों का वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। अफ्रीका अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पास कोल एंड आयरन बहुत ज्यादा है, वो बहुत चाहे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता है इन्हीं चीजों को यूज करके। और जापान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ वेलफेयर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग जो, उनका पर कैपिटा इनकम है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो ज्यादा है अफ्रीका के कंपैरिजन पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जापान जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। इसलिए ये दोनों आपको अगर समझ में आ गया तो हम आगे मूव करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म पे। सबसे हम बेसिक समझते हैं पहले। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये दो चीजें आपको समझाने का बेसिक रीजन यही था कि हम अब जो चीज समझेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगी। ये चीज समझे बिना, ये दो चीजें, ये दो पॉइंट समझे बिना हम आगे नहीं मूव फॉरवर्ड कर सकते थे। सबसे पहले है इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड सेकेंड इज हमारा मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब, और सबको पता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, ये भी सबको पता है। तो माइक्रो स्मॉल है और मैक्रो जो है लार्ज है। अब माइक्रो है क्या एग्जैक्टली हम समझते हैं, माइक्रो एग्जैक्टली है क्या। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, जब हम माइक्रो की बात करते हैं, ये एरिया उन डिसीजंस पर फोकस करता है। इसका फोकस, ये एरिया जो है उन चीजों पे फोकस करता है जो इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेस एलोकेशन और जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसिंग है। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसिंग के लिए लेते हैं। मतलब ये जो इंडिविजुअल की है, ये बिजनेस एलोकेशन, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ये एरिया उन डिसीजंस पर फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उन डिसीजंस पर फोकस करता है जो इंडिविजुअल, बिजनेस एलोकेशन और गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसिंग है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एनालाइज करता है कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर मतलब हम और आप अपने लिमिटेड बजट को, हमारे घर का एक लिमिटेड बजट है हमारे पास, हमको उसी में कंज्यूम करना है, उसी में अपनी सारी चीजें देखनी है। अगर एक घर है, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, इसका बजट जो है 5,000 रुपए है,
तो ये अपने लिमिटेड बजट के साथ कैसे अपने चीजों को ऑप्टिमाइज करे कि इनका जो सारी वांट्स हैं वो फुलफिल हो सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एनालाइज करता है कि कंज्यूमर जो है अपने लिमिटेड बजट के साथ किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को परचेस करे, और कंपनीज अपने प्रोडक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। कंज्यूमर जो है अपने लिमिटेड बजट के साथ कैसे अपनी चीजें फुलफिल करेगा। अगर कंपनी है कोई, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी कि सबसे ज्यादा उसको एफिशिएंटली प्रॉफिट हो सके। किस तरीके से कंपनी प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्शन करे कि कैसे ऑप्टिमाइज करे ताकि प्राइसेस कम हो, ताकि चीजों के प्राइसेस कम हो। लोग जो है डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले मार्केट में शैम्पू ए आता है और शैम्पू बी आता है, दो तरीके के शैम्पूज मिलते हैं। ये शैम्पू जो बी है वो हमारा 5,000 का है, और ये जो है हमारा 5,000 की इसकी एक बॉटल आती है, दैट इज 250 ml की। ठीक है, और ये शैम्पू ए है, इसकी 250 की 250 ml की आती है बॉटल। तो ज्यादातर लोग ए प्रेफर करेंगे रादर देन बी। बी को वही लोग प्रेफर करेंगे जो लोग लग्जरी गुड्स में या फिर जिनकी इनकम जो है बहुत ज्यादा हाई है। अगर कॉमन पर्सन है तो वो प्रेफर करेगा हमेशा ए। तो कंपनी भी उन चीजों को ही प्रोड्यूस करती है जिसका जिसका मार्केट में प्राइस कम हो। कंपनी ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करना चाहती है जिसका प्राइस जो है वो कम हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको खरीद सके, ताकि वो कंपटीशन क्रिएट कर सके मार्केट में और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। माइक्रो समझ में आ गया? माइक्रो क्या है? माइक्रो ये एरिया उन डिसीजंस पर फोकस करता है जो इंडिविजुअल और बिजनेस रिसोर्स एलोकेशन और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लेते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एनालाइज करता है कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड बजट के साथ किस तरीके से प्रोडक्ट्स को परचेस करें। 5,000 का अगर उसका बजट है तो उसको उसमें पूरे महीने चलाना है अपने बजट को। तो कैसे ऑप्टिमाइज करें कि सारी चीजें घर की फुलफिल हो सके, घर का सारा सामान आ सके इस 5,000 में। और कंपनी क्या डिसाइड करती है कि कौन सी चीज प्रोड्यूस कर सके जिसका प्राइस बहुत कम हो मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा माइक्रो। माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो में जब हम बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल्स की। किसी एक इंडिविजुअल की कैसे बिजनेस का एलोकेशन हो, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, कैसे कंज्यूमर अपने लिमिटेड बजट को अच्छे से एलोकेट कर सके, कैसे कंपनी जो है अपने रिसोर्सेज को अच्छे से प्रोड्यूस कर सके कि जो वो प्रोडक्शन कर रही है उसका मार्केट में प्राइस जो है वो कम हो। ये हो गया हमारा माइक्रो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड विथ मैक्रो। मूविंग फॉरवर्ड विथ मैक्रो की मैक्रो क्या है? माइक्रो के कॉन्ट्रास्ट में मैक्रो जो है बड़े पर्सपेक्टिव। हमने अभी समझा कि मैक्रो मींस लार्ज होता है, ये हम सबको पता है। मैक्रो मतलब लार्ज होता है, हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि मैक्रो जो है उसका मतलब लार्ज होता है, एंड माइक्रो इज समथिंग वेरी स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज होता है। इस वर्ड से हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। मैक्रो माइक्रो के कॉन्ट्रास्ट में बड़े पर्सपेक्टिव को लेता है। ये बात करता है टोटल इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात करता है? टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक का रेट्स जो है कैसे मैनेज होगा। ठीक है, ये बात करता है किसकी? टोटल इन्वेस्टमेंट की, सेंट्रल बैंक के रेट्स मैनेजमेंट की। ये सेंट्रल बैंक जो है कैसे रेट्स मैनेज कर सके, करती है। क्राइसिस की कॉजेस क्या है, कैपिटल अकाउंट का इम्पैक्ट जैसे की फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़े पर्सपेक्टिव को लेता है। बड़े पर्सपेक्टिव में क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट एंड सेंट्रल बैंक का रेट्स को मैनेज करना। क्राइसिस के क्या कॉजेस हैं? क्राइसिस के क्या कॉजेस हैं? अगर कोई क्राइसिस हो रही है तो उसके क्या कॉजेस हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेज करता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे। इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे। ऐसे फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने का काम जो है वो मैक्रो का होता है। अब इसके की अगर हम इंडिकेटर्स देखें, की इंडिकेटर्स जैसे कि हमारा होता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट। ए इज हमारा जीडीपी, बी इज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सी इज हमारा इंटरेस्ट रेट। प्राइस लेवल को, ये जो फैक्टर्स हैं, की इंडिकेटर्स क्या है? जीडीपी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्राइस का क्या लेवल है। ये जो भी फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं। ये समझ में आता है कि कुछ नेशंस रैपिड ग्रोथ क्यों एक्सपीरियंस करते हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं वो स्टैग्नेंट क्यों रहती हैं। अगर कंपेयर किया जाए, एंड जस्ट कंपेयरिंग, कि अगर हम इंडिया को कंपेयर करें यूएस से, तो हम हमेशा देखेंगे कि यूएस की जीडीपी ज्यादा बेटर है इंडिया के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? इंडिया यूएस में ज्यादा डेवलपमेंट है इंडिया के कंपैरिजन में। अगर आपको मौका मिले यूएस में काम करने का, मतलब अगर आपको आपकी प्लेसमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी इंडिया में भी एक कंपनी में प्लेसमेंट होगी, आपकी यूएस के में भी एक कंपनी में, आप हमेशा प्रेफर करोगे यूएस जाना। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां जाने से आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, डेवलपमेंट ज्यादा मिलेगी, तो आप यूएस प्रेफर करोगे रादर देन इंडिया। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, अगर हम इंडिविजुअली भी ये डिसाइड करते हैं कि हमें यूएस जाना है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये लार्ज इंडिकेटर्स को लेता है। ये हमारी और आपकी बात नहीं करता, ये पूरे इकोनॉमी की बात करता है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं करता, ये एग्रीगेट्स की बात करता है। ये किसकी बात करता है? एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स मींस इन अ टोटल, ये टोटल की बात करता है।
जब हम माइक्रो की बात कर रहे थे ऊपर, तो माइक्रो जो है हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, ठीक है। जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, हम टोटल की बात करेंगे। अगर हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि हमें यूएस जाना है क्योंकि हमें डेवलपमेंट ज्यादा मिल रही है, तो जब मैक्रो डिसाइड करता है तो वो इकोनॉमी एज अ टोटल डिसाइड करता है, एग्रीगेट की डिसाइड करता है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट को देखता है, वो सेंट्रल बैंक के रेट्स को लेता है, वो क्राइसिस को देखता है कि किस किस फैक्टर में क्या क्या इंपैक्ट है, वो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखता है, जैसे कि जीडीपी हो गया, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्राइस लेवल हो गया। ये सारी चीजें जो है एक नेशन की रैपिड ग्रोथ क्यों एक्सपीरियंस करते हैं और जबकि दूसरे जो है स्टैग्नेंट क्यों रहते हैं, मतलब इंडिया और यूएस का एग्जांपल ले लें तो यूएस में क्यों इतनी डेवलपमेंट आ रही है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही है, ये सब कुछ देखने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अब ये तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है क्या? देखो, हर सोसाइटी, सबसे पहले समझो, हर सोसाइटी चाहे वो एडवांस नेशन हो, अभी हमने एग्जांपल लिया यूएसए का, भले वो एडवांस नेशन हो, भले वो एडवांस नेशन ना हो, डेवलपिंग हो, ठीक है, भले वो डेवलपिंग हो, ये तीन एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, भले वो एडवांस नेशन हो, भले वो डेवलपिंग कंट्री हो, भले वो उससे भी कम लेवल की हो, हर सोसाइटी, चाहे वो एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन हो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, या फिर आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटी हो, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक एडवांस कंट्री हो, ठीक है, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, कैसी भी हो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो, इन तीन जरूरी इकोनॉमिक क्वेश्चंस, ये जो तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब ढूंढना पड़ता है। और ये क्वेश्चंस ही डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होगा वो कैसे होगा, गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, गुड्स का कैसे प्रोडक्शन होगा, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम्स जो है वही सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं अब हम देखते हैं। व्हाट commodities are to be produced and in, आप लिख लेना अगर आप लिख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, I'm just speaking, what commodities are to be produced and in what quantity, ठीक है, कौन सी commodity प्रोड्यूस होगी और किस क्वांटिटी में होगी। नेक्स्ट इज how are the goods to be produced, and third is for whom to be goods to be produced, ठीक है, what quantity to be produced, what commodity should be produced in what quantity, this is the answer of what, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डन एंड फॉर होम शुड बी प्रोड्यूस, किसके लिए हमको प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या कमोडिटी हम प्रोड्यूस करेंगे और इन व्हाट क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ये जो क्वेश्चन है ये सोसाइटी के डिसीजन के बारे में है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, सोसाइटी के व्हाट कमोडिटी एंड इन व्हाट क्वांटिटी जो है ये सोसाइटी के डिसीजन के बारे में है, हमारे डिसीजन के या फिर किसी इंडिविजुअल के डिसीजन के बारे में नहीं, ये ओवरऑल सोसाइटी के डिसीजन के बारे में है कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। अब मैं कोई ऐसा गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करूंगी जिसके मार्केट में डिमांड ही ना हो, ऐसा गुड प्रोड्यूस तो कोई कंपनी नहीं करना चाहेगी कि जिसको लोग खरीदे ही ना। कंपनी तो वही गुड्स प्रोड्यूस करेगी जिसकी ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। अगर कोई कॉफी पीना नहीं चाहता है तो कंपनी कॉफी बनाकर करेगी क्या, लोग कंज्यूम कर रहे हैं कॉफी को, दैट्स वाई कंपनी जो है वो बना रही है, अलग अलग वैरायटीज ऑफ कॉफीज है मार्केट में, ठीक है। तो एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, अगर हम एक इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया को अगर डिसाइड करना होता है तो उसका ज्यादा फोकस किस पे होता है, एग्रीकल्चर पे होता है या फिर इंडस्ट्रियल पे होता है, इंडस्ट्री पे होता है। हम क्या ज्यादा प्रोड्यूस करें, हम ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करें या ज्यादा राइस प्रोड्यूस करें या ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करें या फिर हम ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करें, ठीक है, इन व्हाट, क्या कमोडिटी प्रोड्यूस करें कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदें। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या एक फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री ए है, ठीक है, ये फैक्ट्री ए है, क्या ये फैक्ट्री जो है ज्यादा पिज्जा बनाए, ठीक है, या ज्यादा शर्ट्स बनाए, ये हमारी शर्ट होगी, ठीक है, एक फैक्ट्री क्या बनाना चाहेगी, मान लो ये शर्ट है, ड्राइंग पे मत जाना, और मान लो कि ये पिज्जा है, ठीक है, तो अगर ये पिज्जा है तो एक फैक्ट्री ए है, तो फैक्ट्री ए किसको ज्यादा बनाना चाहती है, पिज्जा ज्यादा बनाना चाहती है कि शर्ट बनाना ज्यादा चाहती है, ये कैसे डिसाइड करेगी। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो वो पिज्जा मेकिंग मशीन में इन्वेस्ट करेगी, या शॉर्ट टर्म इन कंजम्पशन के लिए पिज्जा बनाएगी, ज्यादा पिज्जा बनाएगी, किस चीज के लिए बनाएगी, एक फैक्ट्री, क्या एक फैक्ट्री ज्यादा पिज्जा बनाए या ज्यादा शर्ट्स बनाए। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो वो पिज्जा मेकिंग मशीन पे फोकस करेगी,
किस पे फोकस करेगी? अगर लॉन्ग टर्म चाहिए, अगर वो पिज्जा बना रही है तो वो, अगर उसको लॉन्ग टर्म का ग्रोथ चाहिए तो वो पिज्जा मशीन पे इन्वेस्ट करेगी, या उसको शॉर्ट टर्म ग्रोथ चाहिए कि हाँ जल्दी से ही उसको बस चलाना है अपने मार्केट को, अपनी शॉप को, तो वो कंजम्पशन के लिए ज्यादा पिज्जा बनाएगी। किस पे उसका फोकस होगा? टेम्पररी गोल के पे या फिर परमानेंट गोल पे? तो वो व्हाट का आंसर देती है, व्हाट कमोडिटी, क्या कमोडिटी प्रोड्यूस करे और क्या क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ये आंसर करती है। ठीक है, इतना आया समझ में? मूविंग फॉरवर्ड, हाउ आर द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड है हमारा, हाउ आर द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये सवाल प्रोडक्शन मेथड और प्रोसेस के बारे में है। किसके बारे में है? प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में है और प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन सा रिसोर्स यूज होगा, कौन सी टेक्निक लगाई जाएगी। हाउ आर द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ध्यान से सुनना। कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन सा रिसोर्स यूज होगा, कौन सी टेक्निक यूज होगी, मतलब कौन सी टेक्निक लगाई जाए कि ज्यादा प्रोडक्शन हो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्रीकल्चर के लिए फार्मर जो है, फॉर एग्जाम्पल ये फार्मर है, फार्मर डिसाइड करना होता है कि वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब फार्मर के लिए तो दो ही ऑप्शन है, या वो ट्रेडिशनल पे जाए या फिर वो मॉडर्न पे जाए। उसको डिसाइड करना होगा कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, दोनों में से ट्रेडिशनल पे जाए या फिर मॉडर्न पे जाए, अपनी सिर्फ फैमिली के लिए फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्शन करें या फिर मार्केट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मार्केट प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन करें। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंट्री को डिसाइड करना होता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करे कि सोलर एनर्जी यूज करे, या तो वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो एक कंट्री कैसे डिसाइड करेगी? दो ही तरीके हैं, या तो वो रिन्यूएबल डिसाइड करेगी या फिर सोलर या फिर विंड पावर का यूज करके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल ऑयल पर डिपेंड करे। तो ये कंट्री को डिसाइड करना होता है कि कौन सी अपनी कंट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा अच्छा रहेगा उसकी कंट्री के लिए। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जापान। ठीक है, जापान जैसे कंट्रीज ऑटोमेशन और रोबोट्स में ज्यादा यूज करती है। अगर जापान जो है एक डेवलप्ड नेशन है तो वो ज्यादा रोबोट्स का यूज करेगी, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, और लेबर ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो मैनुअल लेबर उसको ज्यादा मिलने के चांसेस हैं और वो चीप भी मिलेंगे उसको। यहाँ लोग जो है ज्यादा एडुकेटेड है और यहाँ पर जो लोग हैं ज्यादा एडुकेटेड नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, तो ज्यादा लोग लेबर मैनुअल लेबर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जापान जैसी एग्जाम्पल है हमारा, जापान जैसी कंट्रीज जो है अगर ऑटोमेशन और रोबोट्स का ज्यादा यूज करती हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश है वो मैनुअल लेबर यूज करती है। ये सब जो है हमारा कैसे हम गुड्स को प्रोड्यूस करें, हाउ, ये सब हमारे हाउ का आंसर दे रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, अभी 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा आपको समझ में आया होगा, तो ये सारे जो है हमारे हाउ का आंसर दे रहे हैं। जापान कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करे, मतलब रोबोट्स के थ्रू या फिर मैनुअल लेबर के थ्रू। अगर जापान की कोई फैक्ट्री है तो यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए वो रोबोट सस्ता पड़ता है उनको, इसलिए वो रोबोट्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मैनुअल लेबर सस्ता है, चीप अवेलेबल है। तो बांग्लादेश में चीप लेबर की अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ पे मैनुअल लेबर इजी अवेलेबल है, इसलिए लोग इसको यूज प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रोबोट्स। ये हमें हाउ का आंसर देता है, ये जो 3 एग्जाम्पल्स थे ये तीनों हमें हाउ का आंसर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड विल डिस्कस फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ये सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। किसके बारे में है? गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। और कौन इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का फायदा उठाएगा और क्या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, ये फॉर whom बताता है। ये कौन बताता है? फॉर whom बताता है। ये सवाल जो है गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से इंटरलिंक्ड है, क्या ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, यूएसए में ज्यादा फोकस जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी पे रहता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी पर है, तो वहाँ ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है मिडिल क्लास एफ्लुएंट कस्टमर्स के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है मिडिल क्लास के लिए होते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये कंज्यूमर्स पे ज्यादा फोकस करती है, कौन ज्यादा गुड्स खरीद रहा है यूएसए। अगर इंडिया देख लें हम, इंडिया जैसे कंट्रीज ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनका फेस फोकस क्या है, बेसिक नीड फुलफिल हो। ठीक है, इंडिया का फोकस किसमें है? बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादा मिलेगा वो फूड मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ केयर मिलेगी, इस पे ज्यादा है ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। अगर हम एक और एक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3 है हमारा नॉर्वे, फिर स्वीडन की बात करें हम, ये जो कंट्रीज, ये जो जगह है वो ज्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, और ये वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाकर इंश्योर करते हैं कि सबकी जरूरतें जो है वो पूरी हो सके। इनका जो है मानना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब पे चीजें जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी पे कम और ज्यादा ना हो, इक्विटेबल हो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जैसे कि पहले थे।
शेपिंग द इकोनॉमी जो है, अगर शेपिंग द डिसीजन और जो पॉलिसीज हैं जो दैट जो गवर्न करती हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल वेलबींग को, और हम अंडरस्टैंड और हम समझते हैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स। ये समझ में आ गया आपको? ये तीनों चीजें समझ में आई आपको? सबसे पहले क्या था हमारा? व्हाट, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। सेकंड क्या था हमारा? हाउ टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड वाज हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब जो है हम अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें दो तरीके की इकोनॉमी होती है। एक है दैट इज मार्केट इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज हमारा सेकंड इज हमारा कमांड इकोनॉमी, या फिर इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। इंडिया क्या है हमारी? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर टू होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद दो एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं, दैट इज हमारा मार्केट इकोनॉमी एंड सेकंड इज हमारा कमांड इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन जो अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड में, ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज में, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों ही जो है वो को हम फेवर में नहीं रहते हैं। इकोनॉमिक्स जो है इनके फेवर में नहीं रहते हैं। इकोनॉमिक्स जो है हमेशा फेवर में रहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है। अभी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी एंड और सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है।